बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया में जो कोरोना की सूरत हाल है वो काफ़ी जो है वो नाजुक है और पूरी दुनिया इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी हद तक जो है वो वैक्सीनेटेड होने की वजह से लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और ये भी बहुत गहमा गहमी भी है। आप लोगों से ये भी अपील है कि ज़रूर इलेक्शन में हिस्सा लें, ज़रूर जो है वो मीटिंगों में जाएं, अटेंड करें, लेकिन जो SOPs हैं उनको मद्देनज़र रखें, ये बहुत ही ज़रूरी है। आज मेरे साथ आज़ाद कश्मीर की बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है, साबिक वज़ीर हुकूमत हैं जिनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन उनको पता नहीं किसी वजह से टिकट नहीं मिल सका। इस हवाले से भी आज उनसे बात करेंगे। अभी मेरा उनसे कोई या असल में पाकिस्तान में आपको पता है कि ये जो इंटरनेट की प्रॉब्लम भी काफ़ी होती है, ये हमारा आना जाना लगा रहेगा। मेरी मुराद साबिक वज़ीर सियाहत व स्पोर्ट आज़ाद कश्मीर ताहिर खोखर साहब से है। वो मेरे साथ आज मौजूद हैं, जो हल्का LA34 जम्मू 1 से उम्मीदवार हैं। अभी वो मेरे साथ मौजूद हैं। ताहिर खोखर साहब साबिक वज़ीर सियाहत ट्रांसपोर्ट आज़ाद कश्मीर है और हल्का LA34 जम्मू 1 से उम्मीदवार असम्बली है। और पता नहीं क्या वजह हुई है कि हालांकि बड़े सीनियर आदमी हैं, तजर्बाकार हैं, ऐसे लोग जो है वो असेंबली में भी होने चाहिए और इनको टिकट भी मिलना चाहिए था। पता नहीं क्या वजह हुई है, आज इनसे बात करेंगे। इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम है उस हवाले से भी बात करेंगे। तारिक खोखर साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। इन दिनों आप चूंकि बड़े मसरूफ हैं, क्योंकि इलेक्शन भी हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में और आप जाहिर है लोगों से राब्ते में होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी, आपको मेरी आवाज़ जा रही है? मेरे ख्याल में कोई राब्ते में प्रॉब्लम है, कोई इंटरनेट का मसला है वहां पर। तारिक खोखर साहब, आपको मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? ये नेट सही आनी आ रही है क्या? नहीं चल रहा मेरे ख्याल में नेट को। आपका इंटरनेट का मसला बना हुआ है वहां पर कोई उसका बिल्कुल नहीं आ रहा लाइव। हाँ तो नहीं आ रहा ना मेरा। जी, आप मैं मेरे ख्याल में आपका कोई मसला इस वक्त वहां पर कोई इंटरनेट का। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर खोखर साहब, साबिक वजीर हुकूमत हैं और उनको भी कोई टिकट का मसला हुआ है। अभी दोबारा जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर खोखर साहब। आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में ये एक बहुत ही बड़ा मसला है कि जो इंटरनेट है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जब भी किसी से रब्ता करते हैं तो वो क्योंकि इतना वीक वाईफाई भी अगर है तो इतना वीक है कि जो है वो रब्ता नहीं हो पाता। क्या वजह है? अभी जो है तारिक खोखर साहब से हमारा वो दोबारा जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं और हम उनसे जो है वो आप लाइव जब वो हमारे साथ आएंगे तो उनसे हम आपकी आज की जो गुफ्तगू है उस हवाले से भी बात करेंगे। असल जो इस वक्त मसला सबसे साहब। जी सॉरी मैंने आपकी गुफ्तगू जो है वो नहीं सुन सका, आवाज नहीं आई मुझे। अगर काइंडली मैं दोबारा दोबारा रिपीट मैं कर दें तो। दोबारा शुरू करता हूं। मैं अभी जो बात ये कर रहा था कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ थे। तो मैंने लोगों को बताया कि आप साबिक वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े ज़माना तालिब इल्मी से आप जो है वो सियासत में हैं और इस LA34 जम्मू 1 से आप PTI के उम्मीदवार थे, लेकिन किसी वजह से आपको जो कुछ और लोग भी हैं जिनसे गैर मुनसिफाना फैसला हुआ है, इस हवाले से भी बात करेंगे आपसे। और
जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन है और कोरोना की सूरत हाल है, इस हवाले से भी बात करेंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जो आज की गुफ्तगू है वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बुरे वक्त में आप हमें हमें याद रखा और इस प्रोग्राम के लिए मुझे आपने तकलीफ दी। तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जो मेरी मालूमात है और जो कुछ यहाँ हो रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पूरी तरह उन हालात पर रोशनी डाल सकूँ जिनकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया। ताहिर खोखर साहब, क्या वजह है कि आप जैसे सीनियर आदमी जो पहले मेंबर असेंबली भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़े मंजे हुए सियासी कारकुन भी हैं, आप लोगों को इग्नोर करने की क्या वजह है? क्या पैराशूटर कोई ज्यादा पावरफुल है या कोई चमक काम कर गई है? क्या वजह हुई है? देखिए, मैं वो 1.5 साल पहले पीटीआई में शामिल हुआ था, तो उस वक्त बैरिस्टर साहब ने ये कहा था कि जम्मू वन के लिए हमारे पास कोई ऐसे उम्मीदवार नहीं हैं और आप ऑलरेडी इस हल्के से 2 दफ़ा मेंबर असेंबली बन चुके हैं, और बल्कि 3 दफ़ा मेंबर असेंबली, 2 दफ़ा इस हल्के से और 1 दफ़ा स्पेशल सीट पर। तो फिर 9 साल मिनिस्टर भी रहा हूँ, वो तजर्बा भी था। तो इन हालात में पीटीआई के लिए एक अच्छी टीम बैरिस्टर साहब चुन रहे थे, और उन्होंने अपने इन हालात के बावजूद, मुश्किल हालात के बावजूद, अच्छे लोगों को पीटीआई में शामिल किया। लेकिन बदकिस्मती से अभी जो पिछले 2-3 महीनों के दौरान जो कुछ पीटीआई के अंदर हुआ, वो मैं समझता हूँ कि वो रवायती सियासी पार्टियों में जो कुछ होता रहा है इससे पहले भी इक़्तिदार में आने वाली पार्टियों पर, वही कुछ इसके अंदर भी हो रहा है। जो तब्दीली खान साहब चाहते थे या खान साहब की ख्वाहिश थी, उस तब्दीली को हम होते हुए देख नहीं रहे आज़ाद कश्मीर के अंदर। और चमक का इतना जोर है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर, और यकीन करें कि बहुत सारे हल्के हैं जहां लोग शोर मचा रहे हैं और बता रहे हैं कि फलां फ्रंट मैन था, फलां के जरिए फलां की सिफारिश पर इतनी पेमेंट की है, इतना एडवांस दिया है, और बाकी इतने टिकट मिलने के बाद देंगे। तो ये इस तरह की सूरत हाल जो है वो सामने आई है, और यही कुछ मेरे हल्के में भी हुआ है। मैं आपको बताऊं कि जिस बंदे को टिकट दिया गया है, जो पार्लिमानी बोर्ड की लिस्ट गई है, उस पे पहला नंबर मेरा था, और दूसरे नंबर पर एक और जंग के हमारे साथी थे, उनका था। तो मतलब पहले नंबर से मुराद के जी, पहले नंबर पर जो लिस्ट में लोग थे टिकट उनको मिलना था, कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर दूसरा नाम दिया गया था। लेकिन आखिरी 24 घंटों में ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जो ना तो रीजनल पार्टी की जो कमेटी थी उसने रिकमेंड किया, ना बोर्ड ने रिकमेंड किया, और ना उस लिस्ट में उसका नाम शामिल था। लेकिन आखिरी दिन पीएम हाउस में उसका नाम शामिल करके इतनी अफरा तफरी में उसका नाम शामिल किया गया कि आप हैरान होंगे कि प्राइम मिनिस्टर को किसी ने बताया कि ये जी 4-5 हल्के ऐसे हैं जहां टिकट जो है वो मुनसवाना तरीके से तकसीम नहीं हुए। तो उन्होंने रोका कि इनका 5 हल्कों को भी आप रोकें, इनको अनाउंस नहीं करना, क्योंकि वो समरी पे पहले साइन करा चुके थे, और उस समरी के मुताबिक उन्होंने वो सारे अनाउंस करवा दिए आधे घंटे के अंदर अंदर। तो अब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है, तो हमने एहतजाजन मतलब एहतजाज भी कर रहे हैं, और इस पर भरपूर तरीके से लोगों को मुतहर्रिक कर रहे हैं। और आज मैंने पार्लिमानी बोर्ड की तरफ से जो दोबारा एप्लीकेशन मांगी गई कि जिस किसी को कोई इतराज़ है तो वो सबूत के साथ पेश हो, तो मैं आज पेश हुआ था, और मैंने सारे वो पॉइंट हाईलाइट किए हैं कि जी आप मुझे इस बंदे का मेरिट बता दें, ना ये पार्टी कारकुन है, ना ये हल्के का उम्मीदवार है, ये सियालकोट से बिलोंग करता है, और पीटीआई का कोई मुतर्रक कारकुन भी नहीं है, और सियासी कारकुन भी नहीं है। या तो होता ना सियासी कारकुन भी किसी जमात से आया होता तो भी चलो टिकट दे दे, तो हमें कोई उसके कोई इतराज नहीं था। तो वो कारोबारी आदमी है, तो वो कारोबारी तरीके से इन हुआ, और रातों रात उसने मैनेज किया। अब ये पता नहीं चल रहा कि कितने करोड़ का सौदा हुआ है। सौदा तो वहां जरूर हुआ है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि कितने करोड़ का सौदा हुआ है। तो अब इंशाल्लाह ये सारी चीजें अगले 2-4 दिन में सामने आ जाएगी,
तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है, और इसमें पीटीआई के खिलाफ एक साजिश भी है। मैं समझता हूँ कि पता नहीं कौन लोग हैं जो इस वक्त पीटीआई को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों को पीटीआई के अंदर शामिल कर रहे हैं, जिनसे पीटीआई का कद काठ बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। बिल्कुल आपने सही कहा है कि ऐसे हालात में जब एक तरफ इलेक्शन होने जा रहे हैं और ऐसे लोग जो हैं जिनका जमात के साथ कोई तल्लक नहीं है। अभी आप देख लें कि 2 दिन पहले क्या हुआ है कि जिस तरह पीटीआई में एक दिन के 2 घंटे पहले शामिल होने वालों को टिकट जारी किए गए, और जिस तरह आप देख लें कि एहतजाज हो रहा है, समानी में हो रहा है, बाकी मुजफ्फराबाद के हल्कों में हो रहा है, जिस तरह ये एहतजाज का सिलसिला है। ये ये जमातें क्यों ऐसा करती हैं कि जो नजरियाती लोग हैं, आप देख लें कि 1.5-2 साल से आप वहां पर काम कर रहे हैं, 1.5-2 साल से आप लोगों को वहां पर मुतहर्रिक किया है, काफी आपने मेहनत की है। अब जब फल का वक्त आया है, तो वो किसी और को जो है वो पैसों के जरिए हुआ है या सिफारिश के जरिए हुआ है, जो भी हालात हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है कारकुन के साथ, और जो वहां पर मौजूद कारकुन है उन लोगों के साथ ये ज्यादती है कि उनको बाईपास करके आप बाहर से लोग ले आते हैं। ये जमातें ऐसा क्यों करती हैं? इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मुझे भी प्रैक्टिकली 30-35 साल हो गए हैं सियासी मामला देखते हुए। सियासी मैं 26 साल 27 साल पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, 13 साल एमक्यू में रहा हूँ। ये मेरी तीसरी एंट्री है पीटीआई में। तो मैं बड़ी उम्मीद लेके आया था कि इमरान साहब तब्दीली लाएंगे और ऐसा निज़ाम वज़ा करेंगे, ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जो साफ और शफाफ हुए। अभी आप हैरानगी की बात है कि 6 बजे शाम को एक आदमी पार्टी से इस्तीफा देता है, वजारत से इस्तीफा देता है, 7 बजे वो पीटीआई में शामिल होता है और 8 बजे उसका टिकट उस लिस्ट टिकट में उसका जारी नाम आ जाता है। नाम आ ठीक है, जाता है। ना उसने इंटरव्यू दिया, ना उसने अपनी प्रोफाइल दी, ना वो बोर्ड के सामने। हमें तो 1 महीना हो गया इंटरव्यू दिए हुए, प्रोफाइल दिए हुए, सारे अपने सारे काम काज जो थे वो तो। अब अगर इस तरह मतलब है वो 300 लोगों ने इंटरव्यू दिए, उनका वक्त जाया किया गया। अगर आपने इसी तरह टिकट देने से आखिरी वक्त में कि 1 घंटे में शामिल हुआ, दूसरे में वो उसका नाम आया, तीसरे में उसका टिकट अनाउंस हो गया, तो फिर इसी तरह आप ले मुस्लिम लीग नून में बेशुमार लोग बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम जो है वो आइंदा 5 साल में लगाए। तो वो इस तरह अगर हुकूमत बनानी है तो फिर वो इतनी कमजोर हुकूमत होगी कि जिस दिन पाकिस्तान के अंदर पीटीआई कमजोर पड़ेगी, उससे अगले दिन आजाद कश्मीर में उम्मीदवार की तैयारियां शुरू हो जाएगी। जाहिर है जब इलेक्टेबल्स होंगे तो वो जब देखेंगे कि पाकिस्तान में हुकूमत नहीं रही, कमजोर हो गया, तो उन्होंने तो फिर जाहिर है अपना और कहीं ठिकाना ढूंढना होता है, वो तो एक जगह तो नहीं ठहरेंगे। ये तो बहरहाल हो गई। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान आप क्या क्या करेंगे? क्या अगर आपको पहली बात तो यह है कि पार्टी को नजरसानी करनी चाहिए, आपके टिकट पर आप वहां पर काम कर रहे हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं। अगर ना करें तो आप इलेक्शन में जाएंगे? देखिए, मैं 15 साल से उस हल्के को समझता हूँ, हल्के में रहा हूँ, हल्के के लोगों के काम काज किए हैं। तो आज अगर एक ऐसे बंदे की वजह से मुझे सियासत से आउट आउट कर दिया गया है कि पीटीआई की प्लेटफॉर्म से, तो मैं इंशाल्लाह अपनी जदोजहद को जारी रखूंगा। और अभी मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये फैसला तब्दील होगा। अगर अगले 2 4 5 दिन में ये फैसला तब्दील नहीं होता तो मैंने भी अपने हल्के के जो लोग हैं चीदा चीदा उनकी मीटिंग बुलाई हुई है। जी। इलेक्शन में जाकर किस तरह इलेक्शन लड़ना है, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ना है या कोई अदर ऑप्शन मौजूद है, तो इंशाल्लाह ये फैसला हम आने वाले चंद दिनों में करेंगे। तो क्या इस वक्त बाकी जो जमातें हैं, कोई आपसे किसी ने राब्ता किया कि खोखर साहब अगर आपको वहां से टिकट नहीं मिला तो जी बिस्मिल्लाह आए, आप हमारे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें, हम आपको टिकट जारी करेंगे? कोई ऐसी सूरत हाल है नहीं, कोई? देखिए वो बे, बेशुमार लोग चाहते हैं कि कोई आदमी जो तजर्बा रखता हो इस हल्के का और वो नोटेबल भी हो। तो लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी मैं पीटीआई के अंदर हूँ, इंशाल्लाह पीटीआई के अंदर अपनी जंग लड़ूंगा। और अगर मैं इसमें कामयाब ना जी। कह सकता हूँ कि मैंने इस हल्के के लोगों के बहुत सारे काम किए हैं। और ये हल्का इतना बड़ा है जिसमें 22 जिले पंजाब के हैं,
पूरी सिंध और पूरा बलूचिस्तान है। तो मैं नहीं समझता इस वक्त जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दफा भी इस पूरे हल्के में गया हो, और ना ही वो अगले 6 हफ्तों में 21 जिले पंजाब के और पूरा सिंध और बलूचिस्तान पूरा जो है वो बंदा कवर कर सकता है। तो ये बहुत ये एशिया का सबसे बड़ा हल्का है रकबे के लिहाज से, और यहाँ पर 1.5-2 महीने में कैंपेन करना किसी उम्मीदवार के बस की बात नहीं है। मुझे ये सिर्फ एज हासिल है कि मैं ऑलरेडी 13 साल इस हल्के में हूँ। कोयटा, कराची, मुल्तान, रैया खान, लाहौर, जंग, खुशाब, ये सारे एरिए मेरे जाने पहचाने हैं, कहीं ना कहीं मतलब तल्लक वास्ता मौजूद है। तो मेरे लिए इलेक्शन लड़ना इन पार्टी के उम्मीदवारों से ज्यादा आसान है। आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो ये एक जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखा गया है कि कोरोना की सूरत हाल भी बहुत नाजुक है, तो इलेक्शन को कुछ माह के लिए पोस्टपोन किया जाए। क्या समझते हैं कि ऐसे हालात में इलेक्शन पोस्टपोन किए जाने चाहिए या इलेक्शन हर हाल में होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस किसी ने भी ये खत लिखवाया है वो पीटीआई के साथ उसने दुश्मनी की है। देखिए, अगर पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 महीनों में 11 ज़िमनी इलेक्शन हो सकते हैं, गिलगित के अंदर जो है जनरल इलेक्शन हो सकते हैं, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर क्यों नहीं हो सकते? 6 हफ्ते मतलब टाइम है हमारे पास। तो ये जिस किसी ने भी वफाकी हुकूमत से ये फैसला करवाया है और ये लेटर लिखवाया है, उसने एम पीटीआई को और ज्यादा कमजोर किया है। और मतलब इससे मतलब बाजार जो है वो अपोजिशन जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है कि इनके पास अब टाइम थोड़ा है और ये मैनेज नहीं कर रहे, तो लोग नए आ रहे हैं, उनको टाइम चाहिए थोड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी के साथ जिस किसी ने भी ये फैसला कराया दुश्मनी की है, और इलेक्शन में जाना चाहिए और टाइमली जाना चाहिए, 2 महीने दिल्ली नहीं होनी। खोखर साहब, क्या समझते हैं कि ये जो तनवीर इलियास साहब और बैरिस्टर साहब जो एक दो ग्रुप जी, पीटीआई में आज़ाद कश्मीर के अंदर वाजिया नजर आ रहे हैं, क्या ये कारकुनों का इस्तेसाल इनकी वजह से तो नहीं हो रहा कि कुछ वो अपनी टीम को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ बैरिस्टर साहब की टीम है, एक तरफ सरदार इलियास साहब अपनी टीम जो है वो चाह रहे हैं कि वो मेरे बंदे ज्यादा आगे आए। तो कोई इस तरह का चक्कर तो नहीं चल रहा? देखिए, ग्रुपिंग तो पार्टी के अंदर मौजूद है। जी तो बिल्कुल। जिस किसी ने भी ये ग्रुपिंग की है इस वक्त, तो ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। तो मैं समझता हूँ कि हाईकमान को एक्शन लेना चाहिए और इन ग्रुपों से बालातर होकर सियासत करनी चाहिए। तो ये पार्टी को नुकसान होगा। इससे पार्टी को जो है वो नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर है एक ही पार्टी के अंदर लोग भी देख रहे हैं इस वक्त। लेकिन एक बात तार खोकर साहब, बिल्कुल आप जिस तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह की डिलीवर नहीं कर पाई, देख लें कि महंगाई पर भी काबू नहीं पा सकी। क्या आज़ाद कश्मीर में ऐसा मुमकिन होगा? क्योंकि 2 साल का अरसा वहां भी हो गया है। आप देख लें कि लोग जो है वो महंगाई से बुरी तरह पिस रहे हैं, और जो एक 90 दिन का वायदा किया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ। क्या आज़ाद कश्मीर में आप लोग जो है, अगर कल आपकी हुकूमत बनती है तो क्या पीटीआई डिलीवर कर पाएगी? देखिए, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में जो 35-40 साल में गंद डाला गया है, उसको पीटीआई जो है वो 2-3 सालों में ठीक नहीं कर सकती। ये हमारे लोग भी बड़ी गलत उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि सारे निज़ाम को, इस बिगड़े हुए निज़ाम को, जहाँ एक सिपाही से लेकर सेक्रेटरी तक जो है वो मतलब 35-40 साल में जिस सिस्टम से वो ऊपर आया है, उस सिस्टम को आप 2-3 सालों में तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है जी। महंगाई, देखिए महंगाई का रोना मीडिया में भी बड़ा इस पर लेना देना हो रहा है। तो अब ये हालात की वजह से है जो साबका हुकूमतें पैदा कर गई हैं। ठीक है, उनको अब ठीक करने के लिए कम से कम 5 साल का टाइम तो मिलना चाहिए पीटीआई को। अभी 3 साल होने वाले हैं, तो ये अगले 2 साल भी उनको दें, उसके बाद देखें कि उन्होंने कौन से अच्छे फैसले किए हैं, उन पर क्या अमल दरामद हुआ है, और कौन सी गलतियां की हैं वो कैसे ठीक हो सकती हैं। तो मतलब इतने कम वक्त में आप अगर उम्मीदें लगाए बैठेंगे सारा निज़ाम, सारे मामला ठीक कर देंगी, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। खैर खोकर साहब, जितने लोग इस वक्त, अभी आप लोगों की कोई मीटिंग हुई है, जितने लोगों को टिकट नहीं मिले, जो इस दफा
टिकट के उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप लोग अभी कोई मिल बैठ कर कोई लायामल तय किया आप लोगों ने? कोई बनी गाला में एहतजाज करेंगे? जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिले थे वो लोग जो है वो बनी गाला के बाहर उन्होंने एहतजाजी कैंप लगाए थे और उसके बाद बेशुमार टिकट के फैसले जो है वो तब्दील किए गए थे। क्या ऐसा कोई मुस्तकबिल में प्रोग्राम है? आपकी आपकी इतला के लिए इस वक्त आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में, समानी में, बाग में और दो चार हल्के हैं पुंछ के वहाँ, और मुजफ्फराबाद में लोग एहतजाज कर रहे हैं। आपकी इतला के लिए कि आज यहाँ बनी गाला में बनी गाला हाउस का घेराव किया गया। वहाँ मुजफ्फराबाद से, बाग से लोग आए। फिर उसके बाद डी चौक में एहतजाज हुआ आज, और फिर मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर भी आज सैकड़ों लोगों ने एहतजाज किया और बेशुमार लोगों ने आज अपने एतराज़ात जो हैं वो दाखिल कराए हैं। तो मैं नहीं समझता कि पार्टी ये चीज़ें खामोशी से देखेगी। मेरा ख्याल है अगले आने वाले 3-4 दिनों में तमाम लोगों का रुख जो है इस्लामाबाद की तरफ होगा। इस चीज लिए मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे बेहतर होता कि आप जितने भी लोग मुतासरीन हैं, जो उम्मीदवार मुतासर हुए हैं, वो आप इकट्ठे जो है वो मिलकर अगर एक तहरीक चलाएं तो इसमें ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि फिर आप कारकुनों को भी इकट्ठे कर सकते हैं। एक आदमी इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहा है, एक आदमी बनी गाला या किसी और जगह कर रहा है, तो उसका असर ज्यादा तब ही होगा जब आप जो है वो इकट्ठे होकर कोई तहरीक चलाएंगे। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 3-4 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, और लोग इंशाल्लाह इतनी आसानी से ही अपनी सीटें नहीं जाने देंगे। अच्छी बात है, जाहिर है लोगों की मेहनत है, लोगों ने, आप जिस तरह 1.5-2 साल से आप काम कर रहे हैं, चौधरी रजाक साहब हैं, बाकी लोग वो इससे ज्यादा जो है वो अरसे से 4-4, 5-5 साल हो गए हैं उन लोगों को, बल्कि इससे भी ज्यादा है। पिछले इलेक्शन में भी वो पीटीआई के उम्मीदवार थे। तो ये है तो ज्यादती है, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और जो पार्लिमानी बोर्ड है उसको चाहिए कि जो ज्यादतियाँ हुई है उनका अजाला किया जाए, और जो लोग इस वक्त कैंडिडेट थे और जो हैं उन लोगों को जो टिकट जो है वो वापस देने चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है और होना भी चाहिए। तो क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में कोरोना जो एसओपीज है उसको मद्देनजर रखकर ये सारा कुछ आप कंपेन कर रहे हैं या किस तरह? जी बिल्कुल, देखें हमारे हल्के बड़े छोटे छोटे हल्के हैं। टोटल किसी हल्के में 40,000 वोट है, किसी में 50,000 है, 45,000 है, 60,000 है। फिर पोलिंग स्टेशन की तादाद इतनी है कि बड़े इजी से जो है ना ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। ठीक है जी। तो एसओपी का बिल्कुल यहाँ मद्दे नज़र रखते हुए सारी चीज़ों को तो पोलिंग हो सकती है, कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। आज़ाद कश्मीर वैसे भी अभी जो मौजूदा हालात हैं इसमें कोरोना की वबा जो है उसकी रेशो बहुत कम होगी आज़ाद कश्मीर। तो आप क्या समझते हैं कि अगर पीटीआई जो एक बार फिर जो टिकटों की तकसीम है, जो गैर मुनसिफाना फैसला अगर वो ठीक करते हैं, तो पीटीआई जो है वो मेजॉरिटी के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना पाएगी? देखिए, जो हालात पैदा हो चुके हैं इस वक्त, और जिस तरह पार्टी को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के लिए ले जाया जा रहा है, मैं कोई ज़्यादा पर उम्मीद नहीं हूँ। अगर सादा अक्सरियत भी ले लें इन हालात में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी। हमें कोई ना कोई इत्तेहादी चाहिए, और इत्तेहादी के बगैर हुकूमत बनाना आज़ाद कश्मीर में मुश्किल नज़र आ रहा है। ऐसे हालात में जब किसी, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन से पहले इत्तेहाद होना चाहिए किसी जमात के साथ, या इलेक्शन के बाद जो है वो देखिए, इलेक्शन से पहले जो खान साहब ने कोई इत्तेहाद की कोशिशें हो रही थी, कुछ लोग जो है वो बड़ी बेताबी से कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को या किसी और पार्टी को साथ मिलाकर इत्तेहाद किया जाए, लेकिन वो चैप्टर उन्होंने एक हफ्ता पहले क्लोज कर दिया था कि पार्टी इत्तेहाद किसी के साथ नहीं करेगी और इलेक्शन अकेले लड़ेगी। सीट एडजस्टमेंट अगर होती है 2-4 सीटों का तो वो कर ली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है जो भी होगा वो अब इलेक्शन के बाद ही होगा, उससे पहले तो कोई मुमकिन नहीं है कि किसी के साथ भी इत्तेहाद हो सके। तार खोकर साहब, आपकी तरफ से कोई पार्लिमानी बोर्ड और हल्का के लोगों के लिए कोई मैसेज? मैं पार्लिमानी बोर्ड से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जिस तरह लोगों के इंटरव्यूज किए, प्रोफाइल देखी,
टाइम दिया तो फैसला भी फिर इंसाफ के साथ होना चाहिए था। तो ये आखिरी वक्त में अगर इस तरह 4, 5, 6, 7 सीटों पर जिस अफरा तफरी के साथ लोगों के नाम शामिल किए गए और पार्टी की बदनामी हुई, हर कोई पूछ रहा है कि जी इनकी शमूलियत की वजह क्या है, इनका मेरिट क्या है। तो एक ही चीज़ सामने आ रही है कि लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी को पैसे देकर जो है वो मैनेज करके यहाँ तक पहुँचे। तो बस वो इंसाफ होना चाहिए सबके साथ। इंसाफ होगा तो वो सीटें भी निकलेंगी, वरना जिस तरह की आज़ाद कश्मीर के अंदर लहर चल पड़ी है इस चीज़ के खिलाफ कि जो लोग गलत तरीके से आए हैं उनको फिर लोग उड़वाने के लिए भी तैयार बैठे। बिल्कुल ताहिर खोखर साहब ने जिस तरह कहा है कि तहरीक इंसाफ पार्टी जो है अगर वो भी इंसाफ नहीं कर पाती तो ये बहुत बड़ी लोगों के साथ ज्यादती होगी, और पार्लिमानी बोर्ड को जो है वो इस फैसले को नज़रसानी करनी चाहिए, और जो सीनियर लोग हैं उनको टिकट जो है वो दोबारा जारी करना चाहिए। ताहिर खोखर साहब, मैं आपके साथ राब्ते में रहूंगा। मुझे पता है कि मौसम भी काफ़ी गर्म है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और आपकी मालूमात जो है वो लोगों तक पहुंची है। इंशाल्लाह मैं आपसे राब्ते में रहूंगा और गाय बगाए जो है वो आपको जो है जमत देता रहूंगा। बहुत शुक्रिया। दुआ गो कि अल्लाह बहुत ताला बहुत शुक्रिया, आपको बहुत अपने ज़्यादा। मकसद में कामयाब थैंक यू फरमाए। जी। ओके, बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज़। बहुत शुक्रिया। ओके।